वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 बायो का चैप्टर नंबर 1 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको कुछ बच्चे सेल भी कहते हैं। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जो पेजेस पे दिया गया है आपको। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ? किसने सेल को डिस्कवर किया और कैसे किया? तो एक भाई साहब थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से सबसे पहले कॉर्क कॉर्क क्या होता है? जो बार्क होती है, किसकी बार्क? ट्री की जो बार्क होती है उसके अंदर डेड सेल को देखा था। तो बस इसी बात को, और जब इन्होंने देखा तो जैसा हनीकॉम होता है ना, यानी मधुमक्खी का छत्ता, जिस तरह के ब्लॉक्स उसमें बने रहते हैं, इस तरह के ब्लॉक्स उन्होंने इसमें देखे। तो आंसर कैसे लिख दोगे? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। ठीक है, पहले तो ये लिख दोगे किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। वाइल ऑब्जर्विंग अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, जब वो कॉर्क की एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, ही सॉ डेड सेल्स, उन्होंने डेड सेल्स को देखा, विच वर लाइक हनीकॉम स्ट्रक्चर। और वो जो डेड सेल्स थी वो किसकी तरह थी? वो हनीकॉम स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रही थी। Why is the cell called the structural and functional unit of life? अब ये कह रहा है जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? दो रीजन है। पहला, स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा जाता है चाहे कोई चींटी हो, आप और मैं कोई इंसान हो, या गधा घोड़ा जानवर, कोई भी जानवर हो, हमारी जो बॉडी बनी हुई है, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, चाहे एक छोटा सा जीव हो या एक हाथी क्यों ना हो। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्लियर है बिल्कुल? क्वेश्चन क्या था? व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? तो आंसर लिखते वक्त पूरा क्वेश्चन में से उठाओगे, सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, आपको अंडरलाइन नहीं करना, ये बस मैंने क्वेश्चन से ही उठाया, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग टू रीजन। तो पहला रीजन तो हमने बता दिया। अब दूसरा रीजन देखो, हम पूरे दिन में कोई भी एक्टिविटी करें, हम खाना खाएं, हम वॉक करें, हम खेलें, सोएं, कपड़े धोएं, पढ़ाई करें, इन सब को कौन परफॉर्म करता है? जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। भाई आपने पढ़ा होगा हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, हमारा हमारा स्केलेटन सिस्टम अलग है ना, हमारा जो अलग अलग सिस्टम है, तो इन सबको परफॉर्म करता है सारी ग्रुप्स ऑफ सेल्स मिलके। तो आंसर कैसे लिखोगे दूसरे पॉइंट का? ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं, चाहे खाने की है, पीने की है, घूमने की है, खेलने की है, आर सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय इट्स सेल्स। तो जितनी भी हमारी सेल्स हैं, जब वो आपस में जुड़ के प्रॉपरली काम करती हैं एक ग्रुप में, उसी वजह से हम ये एक्टिविटी कर पाते हैं, और इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा गया है। ठीक है, पेज नंबर 53 पे कौन से क्वेश्चंस है? हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, वो सेल के अंदर और सेल से बाहर कैसे जाता है? चिल्ड्रन आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लेके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। इस चीज को आप ऐसे समझो। यार ये बताओ, गरीब आदमी को पैसे कौन देगा? ये गरीब आदमी अमीर आदमी को पैसे देगा या अमीर गरीब को देगा? तो ओबियस बात है कि जो उसके पास ज्यादा पैसा है, जो ज्यादा धनी है, वो गरीब को देगा। सेम डिफ्यूजन में होता है, जहां हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। अगर CO2 यहां ज्यादा है तो CO2 हाई से कहां जाएगा? लो की तरफ जाएगा। वाटर कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है तो यहां से लो की तरफ जाएगा। ठीक है, हाई से लो जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? पहले क्वेश्चन में से, सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, पूरा कहां से उठाया? क्वेश्चन से ही, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ऐसा होता है। अब हम वही वाली बात लिख देंगे, कौन सी? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज हायर आउटसाइड, अगर बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई है, द सेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव्स इनसाइड। तो अगर बाहर ज्यादा है तो सेल के अंदर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सेल के अंदर ज्यादा हो गई CO2 और H2O, तो सेल से बाहर जाएगी। क्लियर हो गया? मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया, कॉमन एग्जांपल,
कि रिच के पास पैसा ज्यादा है तो वो ट्रांसफर होगा किसके पास, वो हेल्प करेगा गरीब आदमी की, ना कि गरीब आदमी उसको देगा। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। Why is plasma membrane called selectively permeable membrane? चिल्ड्रन, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा सेल, सेल के बाहर ये मेम्ब्रेन होती है डबल, ठीक है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही ये अंदर आना अलाउ करते है और सिलेक्टेड चीजों को ही बाहर भेजता है। इसको आप ऐसे समझो, आपके घर का जो गेट है, क्या वो सबके लिए खुला हुआ है? उसमें कोई गधा, घोड़ा, कोई डाकू, कोई भी आ सकता है? कोई चोर नहीं। केवल आपके जो रिलेटिव्स हैं, केवल आपके जो नोन लोग हैं, जिनको आप एंट्री दोगे, केवल उन्हीं के लिए वेलकम है, ठीक है। तो जिस तरह से आपका घर का गेट कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए खुला हुआ है, कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए वेलकम है, सबके लिए नहीं है, ऐसे ही सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, वो जो सेल के लिए जो चीजें अच्छी हैं उनको तो अलाउ करती है, और जो सेल के लिए ठीक नहीं है उसको अलाउ नहीं करती, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल कहा जाता है। आंसर एक लाइन का है, इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज, पूरा क्वेश्चन से ही उठाया, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस नॉट ऑल, क्योंकि ये कुछ ही लोगों का, लोग मतलब यहाँ जनरल एग्जांपल के लिए, और सब्सटेंस मतलब कुछ ही चीजों को ये अंदर आने देती है और या कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल कहा जाता है। नेक्स्ट, अब आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बता दो भैया प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। देखो, प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी, यूकैरियोटिक मतलब एक तरह से नई। अब इस चीज को समझो कि जो पुराने टाइम में जो प्रोकैरियोटिक, ये मान के चलो ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। पुराने तरह के जो फोन आते थे उसमें क्या होता था, बस आप ज्यादा ज्यादा कॉलिंग कर सकते हो, एक आध गेम खेल सकते हो। लेकिन जो नई तरह की चीजें, इसमें हर चीज के लिए अलग ऐप है, मैसेज करने के लिए अलग है, ईमेल करने के लिए अलग है, व्हाट्सएप के लिए अलग है, फेसबुक के लिए अलग है, इंस्टाग्राम के लिए अलग है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और भगवान जाने क्या क्या। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में कोई भी चीज वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक में भाई साहब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड अलग घूम रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, साइटोप्लाज्म अलग है, हर चीज के लिए अलग फंक्शन हो रहा है। तो अब आप इनमें डिफरेंस करने के लिए क्या करोगे, एक तरफ लिख लोगे प्रोकैरियोटिक, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक पुरानी है, छोटी सी होती है, स्मॉलर इन साइज, ये थोड़ी बड़ी होती है। इसमें ये केवल यूनिसेल्युलर है, ठीक है, अमीबा वगैरह में। ये मल्टी सेल्युलर है, इसके अंदर केवल एक मेम्ब्रेन होती है, इसमें भैया दो मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर केवल एक क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। देखो, अब आप देखो, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा आपको। लेकिन इसमें देखो, ये बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा यहां पे, ये रहा, आपको साफ साफ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है ना, तो यार प्लीज लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं हर चैप्टर के इसी तरह से इतने इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर लेके आ जाऊं, तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मेरे भाई बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? क्या आप ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स के नाम बता सकते हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है? हाँ भाई, बता सकते हैं। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड। तो आंसर हो गया ये वाला। बस माइटोकॉन्ड्रिया लिख देना और प्लास्टिड लिख देना। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? ये कह रहा भैया, अगर सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिगड़ जाए किसी वजह से, किसी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो क्या होगा? चलो इस चीज को मैं घर के एग्जांपल से समझाता हूँ। भाई अगर मान के चलो घर का माहौल बिगड़ रहा है, मम्मी पापा से लड़ रही है, पापा मम्मी से लड़ रही है, सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, तो इसका इम्पैक्ट तुम पे कैसा पड़ेगा? भाई साहब, क्या तुम ढंग से पढ़ाई कर पाओगे? क्या तुम्हारा डेवलपमेंट सही से हो पाएगा? क्या तुम्हारा स्टडीज में ध्यान लगेगा? नहीं, पूरा का पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर किसी सेल का में कुछ डिस्ट्रॉय होता है फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, पूरी की पूरी सेल नेगेटिवली अफेक्ट होगी और हो सकता है वो खत्म ही हो जाए, लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देगा। द सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव एंड लाइसोसोम विल डाइजेस्ट इट। अगर ऐसा हो गया तो फिर सेल जिंदा नहीं बचेगी, लाइसोसोम
उसको खत्म कर देगा, क्योंकि आपने सुना होगा एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो एक सेल इन्फेक्ट हुई, वो दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेगी, तीसरी को करेगी, पूरा शरीर में। तो इससे बढ़िया तो उससे है लाइसोसोम उसको खत्म कर देता है, मार देता है। Why are lysosomes known as suicidal bags? लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम्स क्या है? ये रे सेल के अंदर। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, वेब सीरीज में देखा होगा, कई बार आतंकवादी क्या है, ह्यूमन बॉम्ब बन जाते हैं। वो अपने बॉडी पे बॉम्ब बांध लेते हैं और भीड़ वाले इलाके में जाके फट जाते हैं। वो खुद तो मरते ही हैं, लेकिन उन लोगों को भी मार देते हैं। तो बॉडी के अंदर अगर कुछ ऐसी खराब चीज आ जाती है सेल में जिसको खत्म नहीं कर पा रहा, तो लाइसोसोम क्या करता है, खुद भी मर जाता है और उसे भी मार देता है, मतलब पूरी सेल ही खत्म कर देता है। तो इससे एक तरह से फायदा होता है। हालांकि आतंकवादी जो काम कर रहा है वो तो गलत काम कर रहा है, लेकिन लाइसोसोम पूरी बॉडी को बचाने के लिए काम करता है। तो इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। ये खुद भी मर जाते हैं, लेकिन जो बाहर से खराब चीज आई है उसको भी खत्म कर देते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? When the cell gets damaged, अगर सेल डैमेज हो जाए, लाइसोसोम में बस्ट, ये बस्ट हो जाता है, फट जाता है। एंड दी एंजाइम डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का मतलब है किल देयर ओन सेल। जो एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के, वो उसी सेल को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस कहां होती है? राइबोसोम्स में होती है। बस एक वर्ड का आंसर है यार। अब फाइनली ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको लास्ट में दिखाई देते हैं, ये कर लो। पहला क्या है? कंपैरिजन बताना भैया, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। बहुत इजी है यार, ये लो, प्लांट सेल को समझो, एनिमल सेल को समझो। सबसे पहला डिफरेंस समझो। देखो, इन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। देखो यहां देखो, ये रही सेल वॉल। क्या एनिमल सेल में सेल वॉल है? नहीं है। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट, भाई प्लांट ही तो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, हम थोड़ी ना कर पाएंगे, एनिमल सेल थोड़ी ना। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। अब ये क्या कह रहा है भैया, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो होती है बड़ी होती है, जरा देख लेते हैं बड़ी होती है कि छोटी होती है। ओए होए होए, ये रही वैक्यूल, ये रही इतनी बड़ी सी, देख रहे हो। और इनके अंदर वैक्यूल जरा सी होती है एनिमल सेल में, तो लार्ज वैक्यूल, इसमें स्मॉल वैक्यूल। अब भाई साहब जरा न्यूक्लियस देखना, न्यूक्लियस साइड में है ए प्लांट सेल के अंदर। यहां देखो, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस देखो साइड में है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस भाई साहब बीच में बैठा है। ये रहा, क्या मैं हूं राजा यहां का। तो न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर साइड में है और न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल बीचों बीच में है। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर, सॉरी, एब्सेंट है प्लांट में, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट। बस इस तरह से अगर आप प्रॉपर टेबल बना के लिख के आओगे तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा और आपको फुल मार्क्स मिलते रहेंगे। चिल्ड्रन एक चीज बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए तो हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही जाके सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से उस चैनल पे भी हमें सिल्वर प्ले बटन मिल गया है, 1,26,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। उस चैनल पे हमने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हमने बना दिए हैं। जैसे द फंदे हेड, जो कि आपका पहला चैप्टर है, उसके एमसीक्यू आपको एमसीक्यू चैनल पे मिलेंगे। बायो का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके एमसीक्यू वहां मिलेंगे। तो आपको क्लास 9, 10, 11, 12 हर क्लास के, जो आपके छोटे भाई बहन है उनको भी बता देना। और सीबीएसई ने ये चीज बता दी है कि इस साल से 25% जो क्वेश्चन होंगे भाई वो एमसीक्यू होंगे। और एमसीक्यू चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम, मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो भी बच्चे बात करना चाहते हैं मुझे फॉलो कर लीजिए। मैंने एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है भाई, हमने ऑलरेडी कर लिया। ये रहा यहां किया था हमने, जब मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक पुरानी तरह की सेल होती है, ये रहा, है ना। बस इसी चीज को अब तुम्हारा भी टाइम खराब करूं, अपना भी टाइम खराब करूं, कोई फायदा नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक ये रहा, यूकैरियोटिक ये रहा, बस ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। What would happen if the plasma membrane ruptures or break down? अरे यार कितना इजी क्वेश्चन। ये कह रहा भाई, ये जो लेयर है, ये जो मेम्ब्रेन है, यही अगर फट जाए, टूट जाए तो क्या होगा।
भाई तुम्हारे घर का दरवाजा ही टूट जाए या दीवार ही टूट जाए तो भाई चोरी हो जाएगी, कोई भी अंदर घुसा चला आएगा मुंह उठा के। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अगर खराब हो जाएगी या टूट जाएगी तो जो नेगेटिव एलिमेंट है जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर रखती है, अंदर अलाउ नहीं करती, हमने पढ़ा था कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सब चीज अंदर आ जाएगी, फिर तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन देन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट। भाई जिसका मन कर रहा है, अगर टीचर ही क्लास में नहीं रहेगा तो बच्चा इधर भाग रहा है, कोई डस्टर लेने भाग रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, कुछ ना कुछ सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्गी अपरेटस। अब अगर गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो क्या होगा? भाई गोल्गी अपरेटस का काम है किसी भी चीज को पैक करना और उसको डिस्पैच करना। अब सर ये क्या बवाल है? भाई आपने अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कोई चीज ऑर्डर करी, वो चीज तुम्हारे पास ऐसे ही आ जाती है या प्रॉपर एक पैकेजिंग के अंदर आती है? सर प्रॉपर पैकेजिंग के अंदर आती है। जब वो पैकेज हो गई, किसी ने उसको डिस्पैच भी तो किया होगा कि वो यूपी में डिस्पैच हुआ है कि मुंबई में हुआ है कि कहाँ हुआ है, तो इनका काम है डिस्पैच वाला। तो अगर यही डिस्टर्ब हो गए तो ना तो पैकेजिंग हो पाएगी और ना जो चीजें हैं जो डिस्पैच होनी है वो हो पाएंगी, तो ये काम रुक जाएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? If there were no Golgi bodies, packaging and dispatching of material synthesized by the cell will be stopped. तो जो भी मटेरियल बनाया है सेल ने, सिंथेसाइज हुआ है, उसकी पैकेजिंग और उसकी डिस्पैचिंग पूरी तरह से रुक जाएगी। Which organelle is known as powerhouse of cell? चिल्ड्रन, जैसे आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप बैंक से पैसे निकाल सकते हो, इसी तरह से हमें डेली एक्टिविटीज करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में किसमें कलेक्ट होती है, स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria is known as powerhouse of cell because it releases the energy required for different activities of life. लाइफ की अलग अलग एक्टिविटीज के लिए जो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो मिलती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया से, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। Where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? जो प्रोटीन और लिपिड हैं, ठीक है, सॉरी, जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन है वो सिंथेसाइज कहां होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एक एक वर्ड के आंसर। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन फूड? अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है? इस प्रोसेस को चिल्ड्रन एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे ये अमीबा है, ये इसको छोटा सा फूड दिखाई दिया, इसके हमारे जैसे हाथ पैर तो होते नहीं है, तो ये क्या करता है? सीडोपोडिया, जिनको फॉल्स फीट भी बोला जाता है, ऐसे करके लाता है और उसके चारों तरफ एक घेरा सा बना लेता है और फिर क्या कर लेता है? उस घेरे को अंदर मिला लेता है और अंदर इस फूड को ले जाता है। ठीक है, आपको यहां दिखाई भी दे रहा होगा। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। अमीबा डेवलप्स फॉल फीट और सीडोपोडिया टू सराउंड द फूड। देखो अमीबा ने फॉल्स फीट डेवलप किए और घेर लिया, सराउंड का मतलब घेर लिया। कैप्चर्स द फूड विद इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर कॉल्ड द फूड वैक्यूल इनसाइड, और फिर इसको अंदर ले जाता है फूड वैक्यूल के अंदर, जहां पे ये डाइजेशन हो जाता है और इस तरह से इसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब भैया ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन में भी क्या हो रहा था? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव कर रही थी, लेकिन ऑस्मोसिस केवल वाटर में होता है। और एक चीज और याद रखना कि इसमें एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे आपके घरों में जो आरओ लगा हुआ है उसमें देखना एक फिल्टर जरूर लगा हुआ होगा, तो इसीलिए आरओ की फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। मम्मियां घरों में खीर बनाती हैं या कुछ लोग किशमिश खाते हैं, मम्मियां रात को गला देती हैं, सुबह आप देखते हो तो किशमिश फूल जाती हैं। वो किसकी वजह से? क्योंकि ग्लास में या कटोरी में जहां मम्मी ने रखा था पानी बाहर ज्यादा था और किशमिश के अंदर कम, तो वाटर की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा हो गई? बाहर। तो बाहर से पानी कहां जाएगा? अंदर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कौन कर रही है? जो इसकी स्किन है, जो किशमिश की जो लेयर है, स्किन है, ये काम कर रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो आंसर कैसे लिखोगे? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। याद रखना किसका मूवमेंट है? पानी का मूवमेंट। कहां से? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर, रीजन ऑफ हाई वाटर, सॉरी यहां आएगा कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लेकर टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। जहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से जाके
लो कंसंट्रेशन पे जाएगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को, वैक्यूल को, या सेल को? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी एस सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।